स्वागत है आपका मेरे चैनल कोई तो है में। यहाँ हर कहानी एक राज है और हर सन्नाटा किसी की आहट छुपाए बैठा है। रोशनी बंद कर लीजिए क्योंकि अब जो सुनेंगे वो सिर्फ कहानी नहीं, आपके साथ कुछ होगा भी। हर हफ्ते एक नई दहशत। सब्सक्राइब करिए अगर अब भी लग रहा है कि आप अकेले हैं। कुछ कहानियां सिर्फ कहानियां नहीं होती, कुछ शाप वक्त के साथ नहीं मिटते, कुछ आत्माएं सिर्फ इंतजार करती हैं। हर साल सावन की एक रात सूरजपुर के आसमान में बिजली जरूर कड़कती है, भले ही बारिश न हो। बुजुर्ग कहते हैं वो बिजली नहीं, चंदारवती की आंखें हैं जो देख रही होती हैं। सूरजपुर एक शांत सा गांव था, हरे भरे खेत, पुराने किले नुमा घर और हर मोड़ पर पुरानी कहानियों का बोझ। गांव के बीचों बीच एक पुराना कुआं था। लोग कहते थे वो कुआं नहीं, नजरबंद द्वार है। गांव के किनारे एक भारी और भयावह पहाड़ी थी, काली पहाड़ी। वहां कोई नहीं जाता था। बचपन से ही बच्चों को डराया गया था, उस पहाड़ी पर मत जाना, वहां सो रही है वो। एक बार जाग गई तो सब कुछ खत्म। वर्ष 2018, गर्मी की छुट्टियां। 4 दोस्त जो बचपन में यहीं से स्कूल गए थे लेकिन अब शहर में पढ़ते थे, अपने गांव लौटे थे। आरव विज्ञान का छात्र, तार्किक सोच वाला। मीरा इतिहास की शोधकर्ता, किताबों की दीवानी। राहुल फोटोग्राफी में माहिर, थोड़ी लापरवाह सिमी, आध्यात्म में रुचि रखने वाली शांत लड़की। वो सभी सिर्फ छुट्टियां मनाने आए थे, पर सिमी का ध्यान बचपन की दादी की कहानियों में अटका था। काली पहाड़ी की रूह और वो मंदिर जहां किसी को जाने की इजाजत नहीं। एक शाम जब गांव में बिजली चली गई और चारों पहाड़ी की ओर घूमने निकले, राहुल ने एक पुरानी पगडंडी पर चढ़ने की जिद की। देखना, वहां से पूरा गांव दिखेगा, कैमरे के लिए परफेक्ट शॉट मिलेगा। मीरा ने रोका, वो जगह बंद क्यों है, कुछ सोचा है? लेकिन रोमांच ने डर को हरा दिया। चारों पहाड़ी पर चढ़ गए। वहां पहुंचकर उन्हें एक पुराना टूटा मंदिर दिखा, धूप, राख और सड़ी हुई जंजीरों से घिरा। मीरा ने मंदिर के सामने रखी काली पुस्तक को देखा और खुद को रोक न सकी। उसने किताब खोली और पहला पन्ना पढ़ डाला। शक्ति जागे जब बुलावा हो, रक्त चढ़े जब स्वप्न टूटे, द्वार खुले जब भय से खेला जाए। पढ़ते ही एक भयानक झोंका आया। मंदिर के दरवाजे झट से खुल गए और एक स्याह धुआं चारों ओर फैल गया। रात भर गांव में जानवरों की अजीब हरकतें हुईं। कुत्ते भौंकते रहे, गायें चिल्लाईं और हवाएं बड़बड़ाती रहीं। अगली सुबह गांव का सबसे बूढ़ा व्यक्ति, पंडित हरिराम, कुएं के पास मरा पाया गया। आंखें खुली, चेहरा डर से जमे हुए और माथे पर लिखा था, पहला गया, अब हर रात एक जाएगा। गांव में अफरा तफरी मच गई। लोग कहते रहे चंदारवती लौट आई है। सिमी ने मीरा से पूछा, तूने क्या पढ़ा उस रात मंदिर में? मीरा गुमसुम थी। उसे सपने आने लगे थे जिनमें एक काली साड़ी वाली औरत उसे बुलाती थी, तू मेरी तरह दिखती है, तू ही मेरी वारिस है। मीरा की आंखें हर दिन बदल रही थीं, अब उनमें हल्की सी काली रेखा झलकने लगी थी। चारों दोस्त गांव के सबसे पुराने वाचक संतोष बाबा के पास गए। बाबा ने बताया, चंदारवती कोई आम आत्मा नहीं थी, वो तांत्रिक थी जिसने मरण से पहले आत्मा को ग्रंथ में कैद किया और शरीर को मंदिर में। जिसे ग्रंथ पढ़ना नहीं आता, उसके अंदर वो समा जाती है। अब वो मीरा को अपना शरीर बना चुकी है। उसे रोका नहीं गया तो गांव के साथ साथ वो पहाड़ों के पार भी जाएगी। आरव और राहुल वापस मंदिर पहुंचे। वहां अब मंदिर नहीं, एक गड्ढा था, जैसे जमीन ने सब निगल लिया हो। अचानक हवा में एक नारा गूंजा, आग से जो जन्मी आग से ही जाएगी। उन्हें समझ आया, चंदारवती को रोकने का तरीका है उस ग्रंथ को अग्नि में समर्पित करना जिस अग्नि में उसका अंतिम संस्कार हुआ था। लेकिन अब ग्रंथ मीरा के पास था और मीरा अब मीरा नहीं रही। गांव में अगली रात हर घर में दिए बुझने लगे, लोग गायब होने लगे, बच्चे रोने लगे और मीरा काले वस्त्र में मंदिर की ओर बढ़ रही थी। आरव ने अंतिम बार कोशिश की। वो मीरा के सामने खड़ा हुआ और उसकी आंखों में झांका, तू मीरा है,
तुझे याद है ना वो पीपल का पेड़ जहां हम झूला झूलते थे? मीरा के चेहरे पर हल्का कंपन हुआ, उसकी आंखों से आंसू बहे और उसी पल आरव ने ग्रंथ खींचकर पास के अग्निकुंड में फेंक दिया। चंदारवती की भयानक चीखें हवाओं में फैल गईं। धोखा, आग फिर जलाएगी, मगर मैं कभी पूरी नहीं जलती। मीरा बेहोश हो गई, लेकिन सुरक्षित थी। गांव में फिर दिए जले, लोगों ने राहत की सांस ली। लेकिन अंतिम दृश्य में एक और बच्चा गांव की सीमा पर खेलते खेलते उसी पुरानी राख से एक और पन्ना निकालता है, और दूर पहाड़ियों से आती है वो आवाज, मैं अगली वारिस का इंतजार कर रही हूं। कुछ शक्तियां मरती नहीं, वो सिर्फ नया रास्ता ढूंढती हैं। 5 साल बाद सूरजपुर गांव अब शांत और आधुनिक दिखता है। सड़कों पर बिजली, स्कूल में तकनीक, लोग शहरों से लौटकर गांव में बसने लगे थे। मीरा अब गांव के स्कूल में इतिहास पढ़ाती है। आरव अब एक शोधकर्ता बन चुका है, जो भारत की स्थानीय प्रेत कथाओं पर शोध करता है। दोनों अब एक दूसरे के काफी करीब हैं, पर उस रात की बातें कभी किसी से नहीं की। पर मीरा के सपनों में फिर से वही जंगल, वही काली साड़ी और एक नया चेहरा दिखने लगा है। एक 13 साल का लड़का जिसकी आंखों में काले धब्बे हैं। उस लड़के का नाम है अद्विक। गांव में हाल ही में आए एक अनाथ बच्चे को स्कूल में भर्ती किया गया है। चुप शांत पर गजब की कल्पना शक्ति। वो डरावनी तस्वीरें बनाता है, जिसमें एक औरत मंदिर में जल रही होती है और आसपास लोग मरे पड़े होते हैं। मीरा पहली बार उससे मिलती है तो उसकी आंखों में वही पुराना कंपन महसूस करती है। आरव को मीरा बताती है कि आद्विक कुछ और ही है। रात को मीरा को सपना आता है, आद्विक मंदिर की राख को खुदाई कर रहा है। अगले दिन गांव के मंदिर के पास एक पुराना कंठमाला मिलता है, वही जिसे चंदारवती पहनती थी। उसके छूते ही आद्विक की आंखें पूरी तरह काली हो जाती हैं, और फिर गांव में शुरुआत होती है रहस्यमयी मौतों की। इस बार कोई पैगाम नहीं, कोई खून नहीं, सिर्फ शरीर जो सपनों में ही मरे हुए मिलते हैं। आरव एक प्राचीन तांत्रिक दस्तावेज के जरिए जानता है कि चंदारवती ने सिर्फ अपने शरीर की रक्षा नहीं की थी, बल्कि अपने चेतन अवशेष को वारिस में रोपित किया था। वो फिर जन्मेगी, पर इस बार बच्चा बनकर। पहले वो अपनी आत्मा खो चुकी थी, अब शरीर से वापस लौटेगी। और ये वारिस, जिसे एक विशेष तिथि पर यज्ञ में बलि न दी जाए तो वो पूरी बन जाएगी। मीरा अब आद्विक को देखती है तो चंदारवती की आवाज सुनाई देती है, इस बार मैं सिर्फ गांव नहीं, पूरी धरती को आग में बदलूंगी। आद्विक अब सपनों को असल बना सकता है। वो जिसको सपने में देखता है वो असल में मर जाता है। गांव के सारे बच्चे बीमार पड़ने लगे हैं। उनके सपनों में एक काली औरत उन्हें बुलाती है। मीरा और आरव अब गांव के पुराने नक्शे, पुरानी कहानियों और चंदारवती के गुरु काल भैरव के मंदिर तक पहुंचते हैं, जहां लिखा है, जब शाप पुनः जन्म ले तो उसका वध रक्त के द्वारा नहीं, बल्कि उसके ही चुने गए वारिस के आत्म बलिदान से ही होगा। इसका अर्थ है अद्विक को खुद चंदारवती की आत्मा से लड़ना होगा। मीरा अद्विक को एक गुफा में ले जाती है, जहां चंदारवती की आत्मा उसका इंतजार कर रही होती है। गुफा के भीतर आरव यज्ञ की तैयारी करता है और चंदारवती अद्विक से कहती है, आजा, मैं तुझे अमर कर दूंगी, तू ही मेरा उत्तराधिकारी बन। पर अद्विक उसकी आंखों में देखता है और कहता है, अगर तू ही मां है तो बच्चों को डराती क्यों है? और वो खुद अपने ही सपने में कूद जाता है, जिससे उसका शरीर निष्प्राण हो जाता है और चंदारवती एक बार फिर जल जाती है। लेकिन अद्विक की एक पेंटिंग मीरा के पास रह जाती है। पेंटिंग में एक और बच्चा मंदिर के पास बैठा है और उसके पीछे लिखा है, आत्मा मरे तो पुनर्जन्म होता है, पर यदि सपना मरे तो डर बन जाता है। मीरा और आरव मानते हैं कि सब ठीक हो चुका है। अद्विक की आत्मा को शांति मिली, गांव में नई जिंदगी शुरू हो गई है। लेकिन फिर गांव के बच्चे नींद में चलने लगते हैं और कहते हैं, दीदी, वो कहती है कि हमें नींद में आना है। मीरा खुद अब हर रात एक अजीब अंधेरी जगह पर पहुंच जाती है, जहां जमीन नीली है, आसमान उल्टा और सब कुछ धीमा सा बह रहा है। वहां एक लड़की दिखाई देती है, छोटी, साड़ी में लिपटी, सिर झुका हुआ। हर बार बस इतना कहती है, तू मुझे भूली क्यों? तू भी तो सपना थी। मीरा का दिमाग जवाब नहीं दे पाता। वो हर दिन और भी खोने लगती है। नींद और जागने के बीच का अंतर मिटने लगता है।
आरव अब एक डॉक्टर, डॉक्टर वसुंधरा सेन की मदद लेता है, जो ड्रीम स्टडी एंड न्यूरोलॉजिकल साइकोलॉजी की विशेषज्ञ हैं। वो बताती हैं, कभी कभी बुराई शरीर में नहीं, दिमाग में पनपती है। शायद आपने चंदारवती के साथ सिर्फ आत्मा को नहीं, उसके स्वप्न चेतना को भी जगा दिया है। अब बात भूतों की नहीं, बल्कि मनोवैज्ञानिक युद्ध की है। डॉक्टर सेन, मीरा और आरव एक अनोखा प्रयोग करते हैं, लूसिड ड्रीमिंग कलेक्टिव इंडक्शन, यानी समूह द्वारा एक ही स्वप्न में प्रवेश करना। उन्हें मिलती है एक दरवाजा नुमा संरचना, स्वप्न लोक का प्रवेश द्वार। वो सब वहां पहुंचते हैं और पाते हैं कि यह एक पूरी दुनिया है, चंदारवती के दिमाग की दुनिया, जहां उसके दर्द, जलन, गुस्सा और अस्वीकृति ने एक नई वास्तविकता बना दी है। यहां चंदारवती अब राक्षसी नहीं, बल्कि एक पीड़ित है, जिसे समाज ने इसलिए जिंदा जलाया क्योंकि वह औरों से अलग थी। तांत्रिक विद्या उसने बुराई के लिए नहीं, खुद की रक्षा के लिए सीखी थी। उसने कहा, मैंने कभी किसी को मारा नहीं, लेकिन जिस दिन मुझे जला दिया गया, उसी दिन मैंने सोचना छोड़ दिया और डर बन गई। मीरा यह समझ जाती है, चंदारवती को हराकर नहीं, उसे माफ करके ही स्वप्न लोक से मुक्ति मिल सकती है। लेकिन तब एक मोड़ आता है। डॉक्टर सेन खुद सपना नहीं, स्वप्न लोक की रक्षक निकली। उनका मकसद था चंदारवती की चेतना को कैद कर प्रयोगशाला में रखना, ताकि दुनिया में सपनों को नियंत्रित किया जा सके। अब युद्ध दोहरी परत पर है। चंदारवती की चेतना बनाम वैज्ञानिक शोषण, स्वप्न की आजादी बनाम मनुष्य का स्वार्थ। मीरा अंततः चंदारवती से बात करती है, उसे याद दिलाती है, तुम राक्षसी नहीं हो, तुम बस भूल गई थी कि तुम भी एक इंसान थी। और वो उसे एक हाथ देती है। पहली बार किसी ने उसे पकड़ने को हाथ बढ़ाया। चंदारवती मुस्कुराती है और खुद को स्वप्न लोक से मिटा देती है। मीरा और आरव जागते हैं, लेकिन कुछ बदला हुआ है। मीरा की आंखों में अब गहराई है, शायद चंदारवती की शांति या शायद स्वप्न लोक का अंश। डॉक्टर सेन गायब हो चुकी हैं, लेकिन लैपटॉप पर एक वीडियो चलता है। उसमें वो कह रही हैं, चेतना एक बार जग जाए तो फिर ये कभी नहीं सोती। मीरा अब गांव की सबसे सम्मानित शिक्षिका बन चुकी है, लेकिन वो रात को नींद में चलती है, खुद से बातें करती है और अजीब स्केच बनाती है। एक आकृति जिसकी आंखें काली और चेहरा ढंका हुआ होता है। आरव अब उससे थोड़ा दूर हो गया है। एक नई वैज्ञानिक संस्था NIID, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर इंटर डायमेंशनल ड्रीमिंग में शोधकर्ता बन गया है। NIID की एक खास टीम, डॉक्टर अरुंधति जोशी, मीरा में दिलचस्पी लेती हैं। वो कहती हैं, मीरा एक संभावित संवाहक, पोटेंशियल कैरियर है। वो अब सिर्फ इंसान नहीं रही, वो एक संक्रमित चेतना है, जो अब परछाई बन सकती है। मीरा अब अपने ही ख्यालों से डरने लगती है। उसके चारों ओर शीशे अपने आप चटकते हैं, गांव के जानवर उसकी ओर देखकर भागते हैं, और सबसे अजीब बात, वो लोगों के सपनों में दिखाई देने लगी है। गांव के एक बच्चे ने कहा, दीदी रात को आई थी, लेकिन उनके पीछे लंबी परछाई थी, वो जमीन तक नहीं छू रही थी। मीरा एक आरव को पता चलता है कि NIID का मकसद मीरा को शांति नहीं देना है, बल्कि मीरा के अंदर जो स्वप्न शक्ति है, उसे संगठित हार्नेस करके एक नया आयाम खोलना है, जिसे परछाई लोक कहा गया है। डॉक्टर अरुंधति का असली उद्देश्य है एक ऐसी चेतना को जन्म देना जो सपनों में नहीं, वास्तविकता में भी आकार बदल सके, और वो चेतना मीरा बन रही है। मीरा अब दो रूपों में बढ़ चुकी है। मीरा मानव, जो डरती है, सवाल करती है, खुद को बचाना चाहती है। मीरा परछाई, जो ताकतवर है, नियंत्रण चाहती है और कहती है, तू कमजोर है, मैं असली हूं। दुनिया को अब एक नई देवी चाहिए, डर की नहीं, नियंत्रण की। आरव अब एक कठिन फैसले के सामने है। उसे मीरा को मारना है या उसे खुद को स्वीकारने देना है। डॉक्टर अरुंधति उसे एक सीरम देती हैं, जो मीरा के स्वप्न तंतु को तोड़ सकता है, लेकिन अगर गलत इस्तेमाल हुआ तो मीरा हमेशा के लिए परछाई लोक में फंस जाएगी। आरव मीरा से एक आखिरी बार मिलने जाता है। मीरा सिर्फ इतना कहती है, अगर मैं बच गई तो शायद मैं रहूंगी, और अगर नहीं तो तुम भी खुद को कभी माफ नहीं कर पाओगे। मीरा खुद को एक बार फिर नींद में ले जाती है, इस बार जानबूझकर, ताकि वो खुद अपने परछाई रूप से आमने सामने हो सके। वहां उसका सामना होता है स्वप्नों के भीतर बसी एक स्याह रानी से,
जो अब उसकी ही शक्ल में है। तू इंसान बनकर क्या किया? डरती रही। अब मैं वो बनूंगी जो डर से राज करेगी। मीरा जवाब देती है, अगर मैं डरती हूं तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं कमजोर हूं, इसका मतलब है कि मैं इंसान हूं। और इंसान होना ही सबसे बड़ी शक्ति है। वो अपने ही अंदर की परछाई को गले लगाती है और उसी पल पूरी स्वप्न दुनिया पिघलने लगती है। मीरा आंखें खोलती है, आरव के आंसू भरे चेहरे के सामने। सिरम हाथ में ही रह जाता है। इस्तेमाल नहीं हुआ। एनआईआईडी बर्बाद हो चुका है। डॉक्टर अरुंधति गायब हैं। लेकिन अब मीरा के पास वो ताकत नहीं रही, या शायद अब वो कंट्रोल में है। मीरा अब स्कूल में बच्चों को पढ़ाती है, डर से कैसे दोस्ती की जा सकती है। आरव उसके साथ रहता है। दोनों जानते हैं कि उनके बीच अब सिर्फ प्रेम नहीं, एक गहरा समझौता है, प्रकाश और परछाई का। एक विदेशी प्रयोगशाला में डॉक्टर अरुंधति एक और लड़की के सामने खड़ी हैं, जो बार बार कह रही है, मुझे नींद नहीं आती। अरुंधति मुस्कुराती हैं, बस यही चाहिए था, और जोर जोर से हंसने लगती है। और इसी तरह इस कहानी का अधूरा अंत हो जाता है। अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लग रही है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट बॉक्स में कमेंट करें आपको कहानी कैसी लगी। आप अपनी कहानी हमें मेल कर सकते हैं। ईमेल आईडी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है।